नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। दरअसल अदालतों में सरकार को झूठे दावे करने पर चिंता अब सुप्रीम कोर्ट ने जताई है। कोर्ट चाहती है कि उन अधिकारियों की जवाबदेही तय हो जाएगी जो ऐसे चूक करते हैं। शनिवार को हाईकोर्ट में कहा गया कि जब भी सरकार अदालत में कोई झूठा दावा करती है, याचिकाकर्ता के साथ बड़ा अन्याय होता है। अदालत रेल दावा न्यायाधिकरण के दिए मुआवजों को सरकार की ओर से दी गई चुनौती और लीज पर ली गई एक प्रॉपर्टी को लेकर सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया झूठे दावों से जुड़े मामलों पर सुनवाई कर रही है। अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार से कहा कि मुकदमेबाजी की ऐसी नीति बनाई जिससे अदालत मामलों में चूक करने वाले अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जा सके। 31 पात्रीम में आदेश में जस्टिस JR मिंधा ने कहा कि इन सभी मामलों में सरकार ने इस अदालत के सामने झूठे दावे और प्रतिवाद उठाए, जो कि बड़ी चिंता की बात है। इन सभी मामलों में अदालत ने आत्मदाव झोंककर रख दी है। ऐसा लगता है कि झूठे दावे इसलिए किए जाते हैं क्योंकि ऐसा करने पर किसी सरकारी अधिकारी की कोई जवाबदेही नहीं है। अदालत ऐसे झूठे दावे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कम ही करती है। कोर्ट ने कहा कि इन झूठे दावों से सरकार का नुकसान तो होता ही है, लेकिन जिस अधिकारी ने झूठा दावा किया उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अदालत ने कहा कि अगर अधिकारियों की तरफ से दिए गए तथ्य झूठे पाए जाते हैं तो सरकार कार्रवाई की सोचे और इस आदेश की कॉपी उस अधिकारी की ACR फाइल में भी जरूर रखी जाए। इससे ये सुनिश्चित होगा कि वो अधिकारी अदालती मामलों में अपने काम के लिए जवाबदेह रहेगा। असम के CM हेमंत बिस्व शर्मा अब मुस्लिम समुदाय के भीतर जनसंख्या नियंत्रण के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवियों का समर्थन हासिल करना चाहते हैं। आज धार्मिक अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के लिए बातचीत और चर्चा मुद्दे पर बातचीत होगी। इसके लिए CM हेमंत बिस्व शर्मा ने ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मैं 150 मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिलने जा रहा हूं। पिछले 1 महीने के दौरान मैं अखिल असम अल्पसंख्यक छात्र संघ के दोनों गुटों से मिला और सभी ने कहा कि जनसंख्या एक समस्या है और इसे हमें हल करने की आवश्यकता है। CM हेमंत बिस्व शर्मा ने एक समुदाय की ओर निशाना साधते हुए कहा कि अब अगर वो स्थिति को गंभीरता को नहीं समझते, केवल इसलिए विवाद पैदा करते हैं क्योंकि BJP CM नहीं है। ओडिशा सरकार से कहा गया है कि इस साल वार्षिक रथ यात्रा उत्सव श्रद्धालुओं की भीड़ बगैर हो। उन्हें रथ के मार्ग में सभी से रस्म देखने की अनुमति नहीं होगी। पुरी के जिलाधिकारी समर्थ वर्मा ने कहा है कि प्रशासन ने अपने फैसले की समीक्षा की है। रथ यात्रा का दृश्य घरों, होटलों की छतों से देखने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि 12 जुलाई को होने वाले इस उत्सव से एक दिन पहले पूरी शहर में कर्फ्यू लगाया जाएगा, जी अगले दिन दोपहर तक प्रभाव में रहेगा। वर्मा ने कहा कि भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ का ये उत्सव कोविड-19 महामारी के चलते लगातार दूसरे वर्ष बिना श्रद्धालुओं के भागीदारी के मनाया जा रहा है। उन्होंने शहर के लोगों से टेलीविजन के पर इस उत्सव का सीधा प्रसारण देखने की अपील की है। जापान की राजधानी टोक्यो के पश्चिमी अतामी शहर में शनिवार को भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर देखने को मिला। मिट्टी धंसने और मकानों के जमींदोज होने से कम 19 लोग लापता हो गए हैं। शिजुओका प्रांत के प्रवक्ता ताकामिची सुगियामा ने बताया कि अंतामी में दर्जनों मकानों के जमींदोज होने की आशंका है। सरकारी ब्रॉडकास्टर NHK ने लापता लोगों की संख्या 20 बताई है, लेकिन सुगियामा ने कम से कम 19 लोगों के लापता होने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि ये संख्या बढ़ सकती है। जापान के कुछ हिस्सों में इस हफ्ते की शुरुआत से मूसलाधार बारिश हो रही है। सुगियामा ने बताया कि इलाके में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। दमकल और पुलिस कर्मियों के साथ ही आत्मरक्षा दल बचाव अभियान में शामिल है। बड़े इलाकों को खाली कराने की चेतावनी भी दी गई है। फुटेज में पर्वत की ओर मिट्टी धंसते और मकानों पर गिरते और अपने रास्ते में आई कारों को बहाकर ले जाते हुए दिख रही है। NHK की एक फुटेज में पुल के एक हिस्से को ढहते हुए भी देखा जा सकता है। अंतामी राजधानी टोक्यो से करीब 100 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित शिजुओका प्रांत में समुद्र के किनारे एक रिजोर्ट इलाका है।
देश में लगातार कोरोना के मामले कम होते नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 43,071 नए मामले सामने आए हैं और इसके बाद कल मौतों की संख्या 4 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं 955 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। सोमवार को छोड़कर ये आंकड़े अन्य दिनों में सबसे कम थे। हालांकि मौत के आंकड़ों में गिरावट नहीं देखी गई है। बड़ी संख्या में बड़े राज्यों में से झारखंड का डेटा इस रिपोर्ट में फिलहाल नहीं जोड़ा गया है। आईसीएमआर के मुताबिक भारत में शनिवार को कोरोना वायरस के 18,38,490 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। इसके अलावा 57,477 नए डिस्चार्ज भी किए गए हैं। तो कोरोना के आंकड़े लगातार देश प्रदेश में कम होते जा रहे हैं और इसी बीच अब 4,05,000 मौतों की संख्या हो गई है कुल। और पिछले 24 घंटे में कोरोना से 43,071 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ इसके अलावा 57,477 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है। शनिवार को कोरोना वायरस के 18,38,490 सैंपल टेस्ट भी किए गए थे। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को लेकर वैज्ञानिकों ने नई चेतावनी जारी की है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कोविड प्रोटोकॉल का ठीक तरह से पालन नहीं किया गया तो अक्टूबर-नवंबर में तीसरी लहर अपने पीक पर हो सकती है। हालांकि वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि दूसरी लहर की तुलना में तीसरी लहर में हर दिन आने वाले नए मामलों की संख्या आधी ही हो सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पिछले साल कोरोना संक्रमण मामलों का अनुमान लगाने के लिए एक पैनल का गठन किया था। ये पैनल मैथमेटिकल मॉडल के जरिए अनुमान लगाता है। पैनल के सदस्य मनिंद्र अग्रवाल का कहना है कि अगर कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया तो तीसरी लहर में संक्रमण ज्यादा तेजी से फैल सकता है। उन्होंने ये अनुमान सूत्र मॉडल के जरिए लगाया है। इस पैनल का मानना है कि अक्टूबर-नवंबर में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का पीक हो सकता है। मनिंद्र अग्रवाल के अलावा इस पैनल में आईआईटी हैदराबाद के एम विद्यासागर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ की डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानितकर भी शामिल है। चलिए अब रुख खबरों की ओर कर लेते हैं। भारत में पहली बार मिला कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुखिया टेड्रोस अधनोम ने इसको लेकर जानकारी दी है। टेड्रोस ने कहा कि डेल्टा जैसे स्वरूप अधिक संक्रामक हैं और कई देशों में तेजी से फैल रहा है। इसी के साथ ही हम इस महामारी के बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। WHO चीफ ने कहा कि कोई भी देश अभी तक खतरे से बाहर नहीं है। डेल्टा स्वरूप खतरनाक है और ये वक्त के साथ और बदल रहा है, जिस पर लगातार नजर रखने की जरूरत है। टेड्रोस ने कहा कि डेल्टा स्वरूप कम से कम 98 देशों में पाया गया है और उन देशों में तेजी से फैल भी रहा है जहां कम और ज्यादा टीकाकरण हुआ है, यानी कि हर स्थिति में ये वेरिएंट फैल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जन स्वास्थ्य और सामाजिक उपाय जैसी कड़ी निगरानी, जांच, शुरुआती स्तर पर बीमारी का पता लगाना, आइसोलेशन और चिकित्सीय देखभाल अब भी महत्वपूर्ण है और जब तक आप ये पालन नहीं करेंगे तब तक आप डेल्टा प्लस वेरिएंट से नहीं बच सकते, ये WHO चीफ का कहना है। इसी के साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर रविवार को यानी आज दोपहर बाद गोरखपुर आ सकते हैं। 2 दिन में मुख्यमंत्री करीब 6 विधानसभा क्षेत्रों में 150 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं की सौगात दे सकते हैं। खोराबर क्षेत्र के तरकुलानी रेगुलेटर का लोकार्पण भी इन परियोजनाओं में शामिल है। मुख्यमंत्री खोराबार और सैजनवा में जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। इस दौरान बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक भी सीएम योगी आदित्यनाथ लेंगे। पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के बाद शाम 4 बजे से महायोगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में गोरखपुर सदर, कैप्रियारगंज और पिपराइच में विधानसभा क्षेत्रों की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी कर सकते हैं, जिसके बाद सदर क्षेत्र में सर्वाधिक योजनाएं नगर निगम से जुड़ी हैं। शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम के बाद
गोरखनाथ मंदिर जाने की भी सीएम योगी आदित्यनाथ की संभावनाएं जताई जा रही। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे, यह ऐलान कल हो गया है। पुष्कर सिंह धामी आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। देहरादून में शनिवार को हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में धामी के नाम पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री का फाइनल नाम होने के बाद पुष्कर सिंह धामी राजभवन पहुंचे और उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के सामने सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। इस दौरान उनके साथ कई विधायक भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह राज्य के 11वें मुख्यमंत्री होंगे। पुष्कर सिंह धामी खटीमा से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, हालांकि वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। पुष्कर सिंह धामी का जन्म पिथौरागढ़ में हुआ था। वो बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। कॉलेज के दिनों में ही एबीवीपी से जुड़े रहे हैं। धामी की युवाओं में उनकी बेहतर पकड़ भी है। शनिवार को उत्तराखंड बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मेरी पार्टी ने एक सामान्य से कार्यकर्ता को सेवा का अवसर दिया है। जनता के मुद्दों पर हम सबका सहयोग लेकर काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि सभी के सहयोग से वो न केवल हर चुनौती को पार करेंगे बल्कि अपने पूर्ववर्तियों द्वारा किए गए कार्यों को भी आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता जनता की सेवा है, जिसके लिए वो पूरे मन से काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का धन्यवाद भी किया। मुख्य सेवक के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं अपने आप को निश्चित रूप से सौभाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि हमारी पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी तक पहुंचाने वाली पहली पार्टी होती है। हमारे यहाँ पर कोई इस प्रकार का नहीं है कि कोई पहले से राजनीतिक परिवार हो, कोई किसी प्रकार की कोई पृष्ठभूमि हो, लेकिन उसके बाद भी पार्टी में हमारे यहाँ इस प्रकार से कार्यकर्ता का विकास किया जाता है। उसका मैं एक आप सबके सामने उदाहरण हूँ। और निश्चित रूप से मैं संकल्प लेता हूँ कि मेरे उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुँचेगी, हमारा शासन पहुँचेगा, हमारी सेवाएं पहुँचेंगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पूरे देश के अंदर आज आप देख रहे होंगे कोरोना के समय में जिस प्रकार से वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुख अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि किसी भी मुद्दे को चुनाव का मुद्दा नहीं बना सकते। उन्होंने जिला पंचायत चुनाव को लेकर भी बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। होने से पहले सबको मालूम था कि इसका क्या नतीजा आने वाला है। पहले चुनाव के अंदर धांधली हुई है और अब ये चुनाव नहीं था, ये तो प्रशासन का एक खेल था, एक साजिश थी। मेरे पास इत्तलाएं हैं, अपोजिशन के मेंबर्स को उठा लिया गया, पुलिस काम कर रही थी, डीएमएसपी काम कर रहे थे। ये कोई चुनाव नहीं है और इस चुनाव का कोई नतीजा भी नहीं निकलेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव उनके लिए फायदेमंद नहीं होगा, ये चुनाव उनके लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि जनता को इस चुनाव की असली हैसियत मालूम है, असली चेहरा मालूम है कि ये चुनाव किस तरह हुआ है। प्रदेश का चुनाव नजदीक है। 5 सालों में योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया है। हिंदुस्तान के अंदर क्राइम के मामले में यूपी नंबर 1 है, महिलाओं के साथ जुल्म में नंबर 1 है, दलितों के खिलाफ नंबर 1 है, एनकाउंटर्स 141 हो चुके हैं। इस स्थिति में राम मंदिर की जमीन में घोटाला है। कोई एक काम ऐसा नहीं है जिसको लेके वो चुनाव लड़ सके, इसलिए उन्हें। यूपी के गाजीपुर में किसान संयुक्त मोर्चा ने फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की याद में किसान मजदूर मैराथन का आयोजन किया। इस मौके पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि मिल्खा सिंह बड़े खिलाड़ी थे, इसलिए आज उनकी याद में हम दौड़ लगा रहे हैं। इस दौड़ से उनके परिवार को यह मैसेज जाएगा कि देश में आज भी उन्हें याद किया जाता है। सोता हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देता, तो एक हेल्थ भी उसकी ठीक रहेगी और दौड़ लगाने से एक मैसेज जाएगा। और जो
मिल्खा सिंह है उनको भी एक मैसेज जाएगा, उनके परिवार को भी जाएगा कि आज भी उनको याद करा जाता है और आने वाले टाइम पे और खिलाड़ी तैयार हों और देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के जाएं। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कृषि कानूनों को लेकर कहा कि किसानों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने जिला पंचायत चुनाव को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र के कैबिनेट ने एक सब कमेटी का गठन किया था जिसमें कृषि मंत्री, उप मुख्यमंत्री और महसूल मंत्री, अन्य मंत्री सब उसमें थे। उन्होंने अन्य राज्यों ने क्या सुझाव दिए हैं केंद्र सरकार को, उसका अभ्यास करके एक मसौदा तैयार किया और वो मसौदा सभी किसान संगठनों के सामने रखा जाएगा महाराष्ट्र के। उनसे भी उसमें सुझाव लिए जाएंगे और सहमति बनाने के बाद अगर महाराष्ट्र को कोई कानून बनाना होगा तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से पंचायत चुनाव के सदस्य चुने गए, सारे भाजपा के खिलाफ में चुने गए थे। धन, दबाव, पैसा, गुंडई के बल पे ये चंद लोगों से वोट हासिल करके कि हमने अधिक जिला परिषद जीते हैं, एक भ्रम निर्माण करने का काम है। सदस्यों को खरीद कर, डरा कर, धमका कर कोई चुनाव जीत जाने से उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ जनता का समर्थन हासिल है, ये भ्रम निर्माण करने का काम किया जा रहा है। नगर निगम फरीदाबाद के वार्ड पार्षदों में विकास कार्यों को लेकर भारी रोष बना हुआ है। इसी के चलते आज सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पार्षदों और उनके अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें पार्षदों को राजी करने के लिए भारी भरकम प्रयास किए गए, लेकिन इसके बावजूद निगम पार्षद असंतुष्ट नजर आए। ये नजारा है सेक्टर 12 फरीदाबाद के लघु सचिवालय का, जहां आज केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पार्षदों की बैठक में पार्षदों ने अपने वार्ड में हो रही बदहाली का रोना रोया। कांग्रेस से पार्षद जितेंद्र भड़ाना ने बताया कि पिछले 4 साल से कोई भी विकास कार्य नहीं कराए गए हैं और अब भी उनको मंत्री और अधिकारियों ने लॉलीपॉप थमा दिया है। अगर उनके काम नहीं हुए तो वो सड़कों पे उतरेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के बहुत सारे पार्षद मीटिंग में नहीं आए हैं। इससे साफ पता चलता है कि पार्षदों में भारी रोष बना हुआ है। वही हुआ जो 4.5 साल पहले जब नगर निगम बना था, मार्च में 2 करोड़ रुपए की जैसे घोषणा की थी, उसमें से आज तक 1 रुपए का कोई काम नहीं हुआ। पीछे अभी 1 करोड़ की हुई थी, उसमें से कोई काम नहीं हुआ। आज के नई घोषणा के साथ लोगों को लॉलीपॉप दिए गए, भेज दिया गया। क्या लॉलीपॉप दिया गया है? यही कहा है कि तुम्हारे काम हो जाएंगे करके। किसने दिया है लॉलीपॉप? भारत सरकार के मंत्री जी हैं, मेयर है, कमिश्नर मैडम ने बोला है। दूसरा जब आप इसी से सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्हीं का मेयर है, उन्हीं का मुख्यमंत्री, उन्हीं के मंत्री है। और एक स्ट्रीट लाइट ठीक होने के लिए वो गिरगिरा रहे हैं, आप सब उनकी सुन नहीं रहे। सीवर का काम नहीं कर रहे, 10-10 हज़ार की नालियों का काम नहीं हो रहा, जिससे ज़्यादा। आज सदन की मीटिंग बुलाई गई। कल कमिश्नर मैडम के यहाँ पे हंगामा हुआ, जिसमें डेवलपमेंट के लिए जो हमारे 1 करोड़ रुपए के कामों के टेंडर लगाए हुए थे, उस पर अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। कोई भी काम पार्षद कराने जाते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि पैसा नहीं। आप ये विश्वास कीजिए कि 10 से 15 हज़ार रुपये का भी कोई काम हो, उसके लिए भी वो कहते हैं कि फंड की कमी। तो ये मतलब ये मुद्दा इस वजह से नाराजगी थी और सारे पार्षद ये चाहते थे कि इलेक्शन का समय आ रहा है तो किस तरह से आपने जनता के बीच। लेकिन केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का दावा है कि कोई पार्षद नाराज नहीं है और जल्द ही पूरे वार्ड में विकास कार्य होंगे। उनका कहना था कि पार्षदों में कोई रोष नहीं है, यहाँ केवल एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें समस्याओं को रखा गया और समस्या किसी को भी हो सकती है। एक गाड़ी के 2 पहिए हैं और दोनों पूरे एकता के साथ चल रहे हैं। आज विकास के कामों को लेके और आने वाली बरसात में पानी का लॉगिंग कहीं ना हो, उसको लेकर आज बैठक बुलाई गई थी और पार्षद को जो चुने नुमाइंदे हैं उनके कुछ काम थे, उनके बारे में आज चर्चा हुई है, उनकी समस्याएं सुनी गई हैं, उनके समाधान के लिए प्रयास किया गया है और सब मिलजुल कर फरीदाबाद के विकास के लिए लगे हुए हैं। तो वहीं इन पार्षदों की मीटिंग में दावे तो तमाम किए गए हैं, लेकिन अब देखना ये होगा उन दावों में सच्चाई कितनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ANB न्यूज।
पंजाब के गुरदासपुर में आपसी रंजिश में दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई, जिसके बाद इस दौरान फायरिंग भी हुई। घटना बटाला के बलराव गांव की है, जहां पर हुई गोलाबारी में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि दो गुटों में आपसी तकरार ने हिंसक रूप ले लिया। देखते ही देखते फायरिंग शुरू हो गई और 4 लोगों की लाशें वहां पर गिर पड़ी। हालांकि फायरिंग में 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और इस गोलीबारी कांड में इलाके में हड़कंप मच गया है। लोगों में दहशत का माहौल है और पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के एक छात्र ने बिना स्मार्टफोन के 10वीं कक्षा में 98.6% अंक हासिल किए हैं। छात्र का कहना है कि लॉकडाउन का मेरी पढ़ाई पर कोई भी असर नहीं पड़ा। मेरे बड़े भाई जब घर आए तो उन्होंने मुझे पढ़ाया और मेरे टेस्ट लिए। मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता हूं। टेंथ स्टैंडर्ड तो लॉकडाउन हुआ तो कई बच्चे कहते हैं कि हमारे लॉकडाउन पर हमारी पढ़ाई पर बहुत असर पड़ा, क्योंकि स्कूल नहीं खुले और उन्हें एजुकेशन नहीं मिल सकी। लेकिन मेरी लॉकडाउन में मेरी एजुकेशन पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि जो मेरे बड़े ब्रदर हैं शिवदेव सिंह, BSc एग्रीकल्चर ट्रेनिंग कर रहे हैं स्कॉच यूनिवर्सिटी में, तो वो घर आ गए और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया और मेरे बार टेस्ट लिए। बाकी टीचर्स ने भी हमें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया। और जो हमारे पेरेंट्स हैं, मैं पहले फर्स्ट से लेकर 6th तक हिंदी पढ़ता था, तो 6th तक हिंदी पढ़ी, तो पापा ने मुझे साथ में उर्दू भी सिखाया। तो मैं सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। देश में ईंधन की कीमतें अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। आज दिल्ली में पेट्रोल के दाम 99.51 रुपए, जबकि डीजल के दाम 89.36 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 105.58 रुपए और डीजल की कीमत 96.91 रुपए प्रति लीटर पर है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल के भाव 100 रुपए के पार पहुंच चुके हैं। इसके अलावा महानगरों में मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में पेट्रोल पहले ही 100 रुपए प्रति लीटर के आंकड़ों के पार पहुंच चुका है। सरकार जो है कि इस पे कुछ देख ही नहीं रही है। पेट्रोल का दाम जो है लगभग 100 रुपया, मैंने 100 रुपया क्या हो ही गया, समझिए 75 पैसा का कमी है, लेकिन 100 रुपया हो ही गया है। लेकिन 100 रुपया होने के बावजूद भी जो सरकार का नज़र भी इस पर आ ही नहीं रहा है। खाली जो है कि रेवेन्यू लेना है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। सेंटर से ज़्यादा तो स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू ले रही है। दोनों थोड़ा थोड़ा कुछ कम करे तो दाम तो ऐसे ही कम हो जाए, लेकिन कम करेंगे नहीं। जब 2-4 दिन का आंदोलन होगा, 2 रुपया 4 रुपया कम करेंगे, फिर उसके बाद वही हो जाएगा। ये टोटली जनता के ऊपर भार दिया जा रहा है। एक तो लॉकडाउन का मार खा ही रहा जनता, ऊपर से और ये भी मार खा रहा है। आज डीजल का दाम बढ़ने से ऑटोमेटिकली सब चीज़ें पर दाम बढ़ जा रहा है। हम लोग को चलाने का बस का बात नहीं है। दिन का 200 रुपया हाजिरा काम करके गाड़ी चला पाएंगे, बोलिए? करीबन 100 रुपया अभी 75 पैसे बाकी है। वो तो हो गया है, 100 रुपया हो गया, अब बंद कर देंगे, अब क्या करेगा। तो बढ़ ही रहा है, ये तो एक प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ बात सही है, आम जनता का तो एक समस्या है। हाँ, सबके लिए तो एफोर्ड करना ये मतलब मुमकिन नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है। देखिए, सब्सिडी देके तो देश नहीं चलता है, कितना सब्सिडी देगा? और सब्सिडी से तो जो सब्सिडी होता है तो अपना टैक्स का पैसा से सब्सिडी होता है। बिहार के मौसम में तेजी से बदलाव जारी है और इस कारण मौसम विभाग ने अधिकांश जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 7 जुलाई तक के लिए अलर्ट जारी किया है। कहा गया है कि लोग बारिश और मेघ गर्जन के दौरान सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। कुछ इलाकों में भारी और मध्यम बारिश जो है वो दर्ज की गई है और राज्य में 7 जुलाई तक बारिश होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। अब तक उत्तरी बिहार में भी भारी बारिश के आसार थे, लेकिन नए अलर्ट में दक्षिण बिहार में भी ऐसी ही बारिश की आशंका जाहिर की गई है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।